ठीक है, चलो। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्याशा आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब क्लासेस में। एसएससी एमटीएस की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाई जा रही है, इस सीरीज में आज हम लोग 16वीं क्लास के साथ उपस्थित हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद होगी और इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। देखिएगा, अभी हम लोगों ने जितने भी एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार कम से कम 4 से 5 सेट में आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस साल इससे बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात होती है, किसमें होती है आपके, हमारे लिए याद रखिएगा 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये आर्टिकल 23 और 24 ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो संविधान में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए आपके क्या करते हैं, उपबंध करते हैं। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमारे लिए यहाँ पर कौन सा आपका आर्टिकल 23 दिया हुआ है जो किसके लिए, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए है। अब अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए तो 23 में क्या है और 24 में क्या है। देखिए क्या, जो यहाँ पर 24 है, 24 सीधी सी बात है, ये आपके बालकों के शोषण के लिए है। यहाँ पर संविधान में बालक शब्द का उल्लेख है तो मतलब ये नहीं कि इसमें बालिकाएं शामिल नहीं होंगी, छोटे बच्चों के आपके लिए उल्लेख है और ये वो होंगे इनकी उम्र कितनी होगी, 14 वर्ष से कम होगी। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ही आपके इसके लिए प्रावधान किए गए कि उन्हें किसी भी आपकी खतरनाक जगह पे, फैक्ट्री में, कारखाने में या किसी ऐसे होटलों और घरों तक में काम करने पे क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई थी 2006 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 का हमारा का पहला क्लॉज, ठीक है, आर्टिकल 23 का पहला पार्ट आपका वो क्या बोलता है, आर्टिकल 23 का पहला भाग आपका, जो संविधान में आपको किसी भी प्रकार के शोषण, चाहे वो आपकी बेगारी प्रथा हो, चाहे वो आपकी दास प्रथा हो, चाहे वो आपकी बंधुआ मजदूरी हो, ठीक है, तो ऐसे किसी भी आपके प्रकार के शोषण से क्या करता है, आपका रक्षा करता है, किसमें, आर्टिकल 23 में करता है। और इसके साथ में स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यापार, कि जैसे होता नहीं, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद उनसे भीख मंगवाई जाती है या स्त्रियों को देह व्यापार के लिए उनका आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे किसी भी स्त्री और बच्चों के अनैतिक व्यापार का जो किसी रोक है वो किसमें, आर्टिकल 23 में है। ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ये हमारे संविधान में क्या है, आपका दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये हमारा पनिशेबल ऑफेंस होगा, दंडनीय अपराध होगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 17 एक ऐसा अस्पृश्यता का जो आपका है प्रावधान वाला, आर्टिकल 17 वो एक ऐसा आपका पहला आर्टिकल है जिसके लिए आपको दंड का प्रावधान किया गया है उल्लंघन पर। और दूसरा आर्टिकल कौन सा है, इसके लिए दंड का उल्लंघन है, आर्टिकल आपका 23 है। तो आर्टिकल 23 का पहला हमारा आपका किसका, भिखारी, दास, बंधुआ मजदूरी, अनैतिक व्यापार, स्त्री और बच्चों के, इस पर रोक लगाता है। आर्टिकल 23 का 2 किसके लिए प्रावधान करता है, अनिवार्य सेवाओं के लिए प्रावधान करता है। अनिवार्य सेवा से मतलब क्या है कि आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, लेकिन अगर राज्य किसी कंडीशन में या कुछ आपके चीजों को देखते हुए अगर आवश्यकता समझता है तो सेवा की अनिवार्यता लागू कर सकता है। जैसा कि मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, आपका इजराइल देश, इजराइल में क्या है, सेना की नौकरी करना अनिवार्य है, जो भी योग्य लड़के या लड़कियां होंगी उनके लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो ये सेवा की अनिवार्यता है। अगर राज्य चाहेगा तो आर्टिकल 23 के 2 के अंतर्गत में सेवा की अनिवार्यता लागू कर सकता है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के शोषण का अधिकार देता है। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 21, ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब किसी भी व्यक्ति के अगर प्राण लिए जा सकते हैं तो केवल आपका विधि सम्मत तरीके से आप किसी की ऐसे हत्या नहीं कर सकते हो, कानून द्वारा ही आपके जो निर्मित प्रक्रियाएं हैं उनके ही द्वारा किसी के प्राण लिए जा सकते हैं, आर्टिकल 21 में। उसके अलावा जो भी हमारी स्वतंत्रताएं हैं, जो भी अन्य स्वतंत्रताएं, जैसे सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, मनचाहा विवाह करने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ऐसे जो भी अधिकार होते हैं वो हमारे आपके किस में आ जाते हैं, आपके आर्टिकल 21 में। हमें स्वच्छ जल और वायु का अधिकार है, हमें रोड के किनारे व्यापार करने का अधिकार है। ये सारे के जो भी आपके ऐसे अधिकार होते हैं वो किस में होते हैं, आपके आर्टिकल 21 में अलग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आपका क्या हो जाएगा, आपका आर्टिकल 23 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी। यहाँ पर आपका तलवारबाजी की बात हो रही है, फेंसिंग की बात हो रही है। तो तलवारबाजी में आपका बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की कि पहली बार
कोई तलवारबाज, महिला तलवारबाज क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही थी किसके लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं। इनका नाम था आपका भवानी देवी, ठीक है, नाम याद रखिएगा कौन, भवानी देवी। ये जो भवानी देवी, इन्होंने क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक में फेंसिंग के लिए क्वालिफाई करने वाली आपकी पहली आपकी जो आपकी महिला आपकी तलवारबाज थी भारत की, वो भवानी देवी है। अब यहाँ पर आपकी बात हो रही है किसकी, भवानी देवी की। इसके पहले इन्होंने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप, ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप मतलब तलवारबाजी जो आपका टूर्नामेंट था कॉमनवेल्थ का, उसमें इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी थी, ये भी याद रखिएगा। तो इस मामले में भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कौन, भवानी देवी। कॉमनवेल्थ तलवारबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन हो जाती हैं, भवानी देवी हो जाती हैं। अगर बात हो रही किसकी, पीटी उषा की, तो ये इंडियन ओलंपिक कमेटी की क्या है आपकी, अभी रिसेंटली चेयरपर्सन बनी। करंट का क्वेश्चन है आपका, पीटी उषा आपके इंडियन ओलंपिक कमेटी की आपकी क्या बनी है, चेयरपर्सन बनी है, हेड बनी है, और आपकी बनने वाली है पहली महिला हो जाती है। इसके लिए क्या होती है आपकी, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी यहाँ पे पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी और अदिति अशोक ये संबंधित है किससे, गोल्फ से। कभी कभी आपसे पूछता है एसएससी कि खिलाड़ी दे देगा, पूछेगा कौन सी खेल से संबंधित है, तो अदिति अशोक को याद रखिएगा कौन सी आपकी गोल्फर है, और युवा अवस्था में इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन इनसे किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी आपका अफवाह बेसिन आपका ड्रेन सिस्टम किस आपके रिवर का है, पेनिनसुला आपके रिवर में। तो यहाँ पर नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी है। अगर देखा जाए तो लिखित नदियों में से आपकी जो गोदावरी नदी है सबसे बड़ी है, और इसका अफवाह बेसिन भी सबसे बड़ा है। गोदावरी की बात करते हैं, ये 1465 किलोमीटर की लंबी नदी, ये हमारे भारत की, इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की गंगा के बाद में सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, इंडिया के बाद आपकी गंगा के बाद में सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी, आपकी गोदावरी नदी है। इसे हम लोग आपका दक्षिण गंगा बोलते हैं, इसे हम लोग दक्षिण गंगा, या इसी को बोला जाता है कौन सी गंगा, बूढ़ी गंगा। ये दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहलाती है। इतनी सी बात ये हो जाएगी, ठीक है। तो गोदावरी का बेसिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। बात होती है किसकी, आपकी नर्मदा की। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, और ये भारत की कौन सी नंबर की, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। याद देखिएगा कौन सी नंबर की, 5वीं सबसे बड़ी नदी है आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी आपके आपके भारत की प्राकृतिक ढाल के विपरीत अरब सागर में गिरकर समाप्त हो जाती है। ये नदी क्या बनाती है, आपके एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी जिसको हम लोग आपका ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करती है, ठीक है। तो नर्मदा यहाँ पे खास हो जाती है। कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा नदी जो है आपकी, ये आपकी लगभग 1400 किलोमीटर लंबी नदी, और ये आपके भारत की, ठीक है, इंडिया की अगर देखें तो ये हमारे आपकी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मतलब पहले नंबर पर गंगा है, दूसरे पे गोदावरी है, तीसरे पे कौन सी नदी है आपकी, कृष्णा नदी है ये आपकी। और प्रायद्वीपीय बात की, गोदावरी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है, कृष्णा नदी हो जाती है। महानदी की बात करते हैं तो ये आपकी नदी उड़ीसा में बहती है, और ये आपके प्रायद्वीपीय भारत का चौथा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती कौन सी, आपकी महानदी बनाती है। तो यहाँ पर हर किसी के बारे में बहुत सारी क्या है, खास बातें हैं। सबसे बड़ा अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर दिए गए ऑप्शन से देखते हैं, किसका हो जाएगा, आपका गोदावरी का हो जाएगा। अगला, मनुष्य में क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन कुंडलित होती है, मतलब ऐसे आपकी मुड़ी हुई होगी, ठीक है, स्नायुलर कंडीशन होगी, और इसमें लगभग कितने मीटर लंबी होती है। हमारे यहाँ पर जो आपकी क्षुद्रांत छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। तो यहाँ पर उसकी लंबाई पूछी गई है, तो ये आपका लगभग 7 से 7.5 मीटर आपका लंबा भाग होती है, आपकी क्या छोटी आंत होती है। हमारे यहाँ मेन डाइजेशन जो होगा खाने का, वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। इसके भी हमारे यहाँ पे 3 भाग होते हैं। इनका एक आपका सबसे मेन पार्ट होता है आपका ग्रहणी। ग्रहणी को हम लोग ड्यूडोनम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो मेन हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, ग्रहणी होता है। ये सी शेप की होती है। ये आपके यहाँ पर क्या होता है, एक आपका वॉल्व होता है, पाइलोरिक वॉल्व होता है। ये आपका स्टमक का स्ट्रक्चर, और इसी से जुड़ी हुई हमारी आपकी ये सी शेप की ग्रहणी। तो यहाँ पर ग्रहणी और स्टमक के बीच में यहाँ पर आपका एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को हम लोग आपका पाइलोरिक वॉल्व बोलते हैं। ये पाइलोरिक वॉल्व क्या करता है,
ये आपका खाने को लेकर जाता है कहाँ पर, नीचे आपका स्टमक से आपका आंतों में लेकर जाता है और आंतों से खाने को वापस ऊपर आपके आमाशय में या स्टमक में जाने से रोकता है। तो इसके लिए आपकी ग्रहणी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो हमारी आपकी छोटी आंत होती है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम लोग आपका विली बोलते हैं, या इनको हम आपका शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो इनको रसांकुर के नाम से जाना जाता है। पाचन के बाद में जो भी हमारे के पोषक पदार्थ होते हैं, इन्हें विली या रसांकुर से होकर रक्त में पहुंचते हैं और रक्त के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर आपका छोटी आंत का 7 से 7.5 मीटर लंबी। ठीक है। अगला, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर देखो आपके एक आपके डांसर के बारे में पूछ लिया गया है। तंजौर बाला सरस्वती ये बिलोंग करती हैं किससे, भारतनाट्यम से। इनको इनकी उपलब्धि के लिए पद्म पुरस्कार भी मिला हुआ। 1957 में इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। ठीक है, पद्म भूषण भी मिला था सारी। तो ऐसे में यहाँ पर आपका भारतनाट्यम संबंधित कौन, तंजौर बाला सरस्वती। एसएससी आपसे ऐसे रैंडम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है नर्तकों के। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, बुद्ध अवशेष, प्रार्थना कक्ष, निवास स्थान और मठ। ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो चैत्य जो होते थे आपके, ये स्तूपों का पार्ट होते थे, स्तूपों से अलग इनका चैत्यों का आपका निर्माण किया जाता था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बाकायदा फिगर के माध्यम से बताया हुआ था कि आपके चैत्य कैसे क्या होते हैं। आप देख सकते हैं पिछला ही वाला वीडियो। तो यहाँ पर जो चैत्य होते हैं क्या होते हैं, हमारे आपके क्या होते हैं, प्रार्थना कक्ष होते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म में आपका एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर होता है, आपका स्तूप होता है। स्तूप में आपका मेधी होता है, हर्मिका होती है, छत्रप होता है, ठीक है, प्रदक्षिणापथ होता है, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपसे चैत्य के बारे में पूछा तो वो आपका प्रार्थना कक्ष होता है। अगर हमसे स्तूपों की बात हो रही है, हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है या सबसे ऊंचा स्तूप, ठीक है, तो बहुत से लोगों का जैसे ही आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्तूप, तो आपके दिमाग में सांची का स्तूप आता है, क्योंकि बचपन से आप उसे ही देखते सुनते चले आ रहे हो और आपके दिमाग में हमेशा वही रहता है। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा होता है, सबसे बड़ा स्तूप है आपका केसरिया स्तूप है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण जिला में आपका बिहार राज्य में पड़ता है। सबसे ऊंचा स्तूप कहते हैं तो ये आपका राजगीर स्तूप है, राजगीर जिला में। ये कहाँ पड़ता है, बिहार में ये भी पड़ता है। इन दोनों को याद रखिएगा। और एक ऐसा स्तूप जहाँ पर बुद्ध के क्या है, अवशेष है, या मतलब जहाँ पर बुद्ध का आप कह सकते हो आपका अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में जहाँ पर उनका आपका अंतिम संस्कार हुआ था, वो आपका जो क्या कहते हैं स्तूप है, वो कौन सा है आपका, वो रामभर स्तूप है। इन तीनों स्तूपों के नाम याद रखिएगा। ये भी कहाँ पर है, बिहार राज्य में। ये पूछे जाते हैं और एसएससी ने लास्ट ईयर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बड़ा है, ऊंचा है और बुद्ध के अवशेष वाले स्तूपों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियों की स्थापित किया है। लास्ट ईयर का करंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट आपका, ठीक है, जो आपकी लेवल पर एक ऐसी एजेंसियों की स्थापना की गई थी जिनका काम इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को आपका क्या करना है, प्रोत्साहित करना, ताकि जो जिलों की अर्थव्यवस्था हो या राज्य की अर्थव्यवस्था हो अच्छे से चल सके, नौकरियों का गठन हो और आपके लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसे ही ये जो पहल थी लास्ट ईयर उड़ीसा राज्य द्वारा चालू की गई थी। किसके द्वारा, आपके उड़ीसा राज्य द्वारा चालू की गई थी। बात हो रही उड़ीसा राज्य की, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। ये भी याद रखिएगा, नवीन पटनायक है। उड़ीसा जाना जाता है किसके लिए, अपने पुरी मंदिर के लिए, जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए। यहाँ पर आपका जगन्नाथपुरी मंदिर है, ठीक है, जहाँ पर आपके जगन्नाथ भगवान की आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर है उड़ीसा ही राज्य में। इसे बोला जाता है आपका व्हाइट पैगोडा। यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट पैगोडा बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर व्हाइट पैगोडा की बात हो रही तो ऐसे ही आपका टर्म बनता है किसका, ब्लैक पैगोडा का। तो ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा आपका जगन्नाथपुरी मंदिर को व्हाइट पैगोडा बोलते हैं, और ब्लैक पैगोडा बोलते हैं आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर को। किसको बोलते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको आपका बोला जाता है आपका ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में हम लोगों ने कई बार इनको पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछा जा रहा है। राजस्थान की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपकी जो औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे कंडीशन में राजस्थान का बहुत सारा भाग आपका बहुत सारा मरुस्थलीय क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाता है। और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग वो थार मरुस्थल के रूप में भी आपका विकसित हो गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका
सबसे बड़ा नदी तंत्र, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम पूछा है राजस्थान राज्य का। तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र आपकी कौन सी नदी बना रही है? लूनी नदी। ये लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली एक अंतःस्थलीय नदी है। इस लूनी नदी की बात करते हैं तो इसमें खास क्या है? इस नदी की उत्पत्ति होती है राजस्थान में आपके अरावली पहाड़ियों में स्थित नाग पर्वत से होती है। नाग पर्वत से उत्पन्न होने के बाद में ये नदी आपके आगे बढ़ती है और इसमें पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और कच्छ का रण, इस कच्छ के रण में क्या होती है? गिरकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये आपकी कैसी नदी हो जाती है? अंतःस्थलीय नदी हो जाती है। अपने मार्ग में ये नदी एक झील से होकर जाती है और झील का नाम क्या है आपका? सांभर झील। ठीक है, ये कौन सी झील से होकर जाती है? सांभर झील से होकर जाती है। सांभर झील से होकर जाने पर क्या होता है कि इसमें इसका पानी प्रारंभिक आपके मार्ग में क्या होगा? आपका मीठा रहेगा जब उत्पन्न होगी, और सांभर झील नमकीन पानी की है और इसके बाद में इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ये लास्ट ईयर आपका यूपी पीसीएस या यूपी समीक्षा अधिकारी में ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कौन सी नदी का पानी प्रारंभिक भाग में मीठा, अंतिम भाग में खारा होता है? तो वहां पर कौन सी नदी? लूनी नदी हो जाती है। लूनी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो लूनी की सहायक नदियों में सूखड़ी, मीथड़ी, लीलड़ी, जवाई और कौन सी होती है? सुरसती। तो सूखड़ी, मीथड़ी, आपकी लीलड़ी, जवाई, सुरसती, ये सब किसकी सहायक नदियां? आपकी लूनी की सहायक नदी है। इनमें से सुरसती नदी की उत्पत्ति किससे होती है? आपकी पुष्कर झील से होती है। पुष्कर जो फेमस है किसके लिए? अपने पुष्कर अपने पुष्कर मेले के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका लूनी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? अब यहाँ पे 1887 में पूछ लिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो अगर देख लिया जाए तो शुरुआत से हम लोग देख लेते हैं, हमें कई सारी चीजें सीखने मिल जाएंगी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और इस 1885 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा ये कहाँ पर होगा? आपका बम्बई अधिवेशन होगा। इस बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं? WC बनर्जी होंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस के क्या बनते हैं? आपके पहले अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो अगर अध्यक्ष की बात कर ले तो पहले आपके अध्यक्ष कौन थे? आपके पहले नंबर के WC बनर्जी हुए। ठीक, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर बात करते हैं 1886 में, 1886 में कांग्रेस का होता है आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बनते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं ये पहले कांग्रेस के कैसे अध्यक्ष थे? पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, या गैर हिंदू अध्यक्ष इनको बोल सकते हैं। उसके बाद में 1887 का अधिवेशन होता है। 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है? मद्रास अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। अब ये बदरुद्दीन तैयब क्यों खास हो जाते हैं? ये कांग्रेस के पहले तो तीसरे अध्यक्ष होते हैं और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयब हो गए 1887 में। अगर बात करते हैं किसके? 1888 की। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है और इस अधिवेशन का अध्यक्ष होता है कौन? जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले। और ये कांग्रेस का क्या होता है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होता है। तो जो प्रारंभिक 4 अधिवेशन है कांग्रेस के हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1887 में आपके कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी अध्यक्ष बनते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा हुआ है, इनको देख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए। इनकी आइडियोलॉजी जो थी आपकी वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा थी, गर्मपंथी विचारधारा, गर्म दल से बिलोंग करती थी। इस वजह से कांग्रेस में क्या रहा? हमेशा से नरम दल वालों का प्रभाव अधिक रहा और उन्होंने कभी इनको अध्यक्ष बनने नहीं दिया। काफी सारे डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बदरुद्दीन तैयब को याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में होती है उस समय भारत का अगर वायसराय पूछ ले, वायसराय कौन होता है? आपका डफरिन होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये शुरुआत की 4 अधिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कब भारत आया? यहाँ पे पूछा गया पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की। देखिए, पुर्तगाली खोजकर्ता मैं इसे नहीं मानूंगा। पुर्तगालियों के लिए समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज करता। कैसे बोलते हैं? भारत की खोज किसने की?
वास्को डी गामा ने की, अमेरिका खोज किसने की, कोलंबस ने की। क्या इसके पहले अमेरिका का अस्तित्व तो नहीं था या भारत का अस्तित्व तो नहीं था? इन लोगों को नहीं पता था कि समुद्री मार्ग कैसा क्या है, जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, समुद्र में व्यापार बहुत पहले से हो रहा है। हमें लोथल में एविडेंस भी मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पश्चिमी देशों के साथ में, मेसोपोटामिया के साथ में होने वाले व्यापार के। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये लोग इन मामलों में पिछड़े थे, हम लोग नहीं थे, लेकिन वो पश्चिमी देशों के और बाकी आइडियोलॉजीज की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की बात करते हैं। ये 1498 में आपके कहाँ पर, ये आपका कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ठीक है, ये कहाँ पर आपका 1498 में 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां पर इसका स्वागत वहां के राजा जामोरिन, इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ के राजा कौन थे, जामोरिन ने क्या किया था, इसका आपका स्वागत किया था। किसने? आपका वास्को डी गामा का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वास्को डी गामा थे, इनका स्वागत कौन कर रहे हैं? आपके जामोरिन कर रहे हैं। ठीक, अब इन जामोरिन को याद रखिएगा, ये पूछे गए एग्जाम में। अब वास्को डी गामा जब आया था भारत में और इसको इन्होंने स्वागत किया, रुकने का मौका दिया, और ये यहाँ से क्या ले गया था? आपका काली मिर्च ले गया था। और ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है, इसके व्यापार से इसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। इसी मुनाफे ने बाकी यूरोपियों को प्रेरित किया भारत की ओर आने के लिए, जिसके बाद में 1498 में आपका ये वास्को डी गामा आते हैं। वर्ष 1500 में आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय व्यापारिक बेड़ा आता है भारत में पुर्तगाली व्यापार करने के लिए। और वर्ष 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आते हैं। वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया? 1502 में। 1503 में आपके भारत में आपके आ जाते हैं, व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा गवर्नर बनते हैं। उसके बाद में बनने वाला अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बनता है। कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे पुर्तगाली आपका जो वास्को डी गामा होगा कब आएगा? 1498 में कालीकट पर आएगा। स्वागत करने वाले इंसान होंगे जामोरिन। अगला देखते हैं कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में। ठीक है, कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने किसको हराया था? उन्होंने हराया था पटना पायरेट्स को हराया था। तो ये करंट का क्वेश्चन था कि दबंग दिल्ली ने किसको हराया? आपका पटना पायरेट्स को हराया। अगला है अनफिनिश्ड अ मेमोरायर किसकी आत्मकथा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और ये उस समय चर्चा में थी जब इसको लॉन्च किया गया था। अनफिनिश्ड अ मेमोरायर थोड़ा सा पुराना है और आपका ये स्टैटिक करंट से ज्यादा स्टैटिक का पार्ट बन चुका है अब आपका। तो ये आपके प्रियंका चोपड़ा जॉन्स है, जो निक जॉन्स की पत्नी है, एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री। उनका हमारी आपकी उनकी रचनाएं कौन सी? आपका अनफिनिश्ड मेमोरायर उनकी आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है प्रियंका चोपड़ा की। कौन सी? अनफिनिश्ड मेमोरायर। यहाँ पर आलिया भट्ट की बात लिखी हुई है। आलिया भट्ट की बात करते हैं, इनको पेटा द्वारा पेटा पर्सन ऑफ ईयर चुना गया है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट सेट में, हम लोगों ने पढ़ा है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसको चुना गया था? आपका आलिया भट्ट को। सॉरी 21 के लिए किसको चुना गया था? आपका आलिया भट्ट को चुना गया था। इस बार सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा रहित कृषि को कहा जाता है। मृदा रहित कृषि मतलब मिट्टी के बिना खेती, चारागाह खेती, शुष्क खेती और हाइड्रोपोनिक्स स्थानांतरित कृषि। ये खेती कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। और ये मृदा रहित खेती होती क्या है? देखो, किसी भी आपके पेड़ को ग्रोथ करने के लिए उसको चाहिए आपके पोषक तत्व, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनकी सहायता से वो आपके वृद्धि कर सके। पोषक तत्व जैसे आपका नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, ऐसे जो भी चीज होती है। पोषक तत्व चाहिए, जल चाहिए, और चाहिए क्या उसको? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और वायुमंडल से मिलने वाली आपकी जो हवा, जहां से वो ले सके आपका CO2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल, इन सब की सहायता से वो अपने भोजन का निर्माण कर लेगा और पेड़ ग्रोथ कर लेगा। वहां पर उसको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे केस में ऐसी खेती जहां पर उसको इन पोषक तत्वों को क्या कर दिया जाए? पानी के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाए, उनकी जड़ें पानी में विकसित हो, बढ़े, वो खेती क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इनमें मेनली प्लास्टिक के पाइप होते हैं, उन प्लास्टिक के पाइपों में पेड़ों को लगाया जाता है, और उनमें क्या होता है? आपका जो पानी होता है उनमें ऐसे आपके जो भी पोषक तत्व होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, तो पेड़ उसी पे ग्रोथ करते हैं। तो ये जो हमारी आपकी मृदा रहित खेती होती है वो क्या कहलाती है? आपकी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितने समय तक? तो यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ लिया गया है। देखो, हमारे यहाँ पर जो भी संवैधानिक पद होते हैं उन सबके लिए कार्यकाल कितना होता है? आपका 5 वर्ष होता है। मेनली जो भी हमारे के बड़े संवैधानिक पद हैं, जैसे हमारे पास राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, तो यार जो भी कुछ ऐसे होते हैं इनके लिए आपका क्या होता है? आपका कार्यकाल
5 साल का होगा। राज्यसभा का सभापति होता है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो ऐसे में वो आपका 6 साल का आपका कार्य करेगा उपसभापति। यहाँ पर आपका जो उपराष्ट्रपति होगा वो भी आपका चेंज होता रहता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति होंगे कितने साल के लिए काम करते हैं आपके 5 वर्ष। और ये भी समझ लीजिएगा कब से करते हैं, आपके पद ग्रहण करने की तारीख से अगले 5 वर्ष के लिए होगा। और राष्ट्रपति का क्या होगा कि जब भी पद खाली होना होगा उसके 6 माह के पूर्व ही क्या करा लिया जाएगा, चुनाव। आपके 6 माह अगर पद खाली होने की स्थिति में 6 माह के अंदर क्या करा लिया जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। और पद खाली होने के पहले ही चुनाव हो जाएगा, ये भी बात है। मतलब राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पर आपका कार्यकाल कितना होता है, आपका 5 साल होता है। अगला किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर का हम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनको बोलते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं हमारे आपके ये आपके मुख्यतः ऐसा माना जाता है इनका विकास जो होता है वो आपका शैवाल से होता है। ठीक है, इनका विकास जो होता है आपका किससे होता है, शैवाल से। ये ऐसे पादप होते हैं जो वृद्धि के लिए तो आपके निर्भर करते हैं कहाँ पर, आपके मृदा पे। ठीक है, इनकी वृद्धि कहाँ पर होगी, मृदा में होगी। लेकिन इनमें जो जनन होता है, जनन के लिए आपके निर्भर करते हैं किस पर, आपके पानी पे। तो ऐसे में दोनों में आपके पाए जाएंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर। किसको, ब्रायोफाइटा को। वृद्धि के लिए मृदा पर निर्भर होंगे और आपके जनन के लिए किस पर, आपका पानी पे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ब्रायोफाइटा। अगला है न्यूटन, किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पदार्थ की 5वीं अवस्था। अभी तक हमने आपके जनरल आपके 3 स्टेट पढ़ी होती हैं पदार्थ की। ठीक है, अभी 3 स्टेट कौन कौन सी होती हैं, अगर देखा जाए पदार्थ की 3 अवस्थाएं। ठीक है, ये कौन कौन सी होती है, हमने पढ़ा है सॉलिड पढ़ा है, हमने कौन सी पढ़ी है, लिक्विड पढ़ी है, और कौन सी पढ़ी, गैस। पदार्थ की एक 4th स्टेज भी होती है। पदार्थ की जो हमारी 4th स्टेज होगी आपकी किसी मैटर की, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की 4थी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। और ये जो प्लाज्मा है हमारे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का लगभग 96% पार्ट आपका माना जाता है कि इसी प्लाज्मा अवस्था में है। ना ठोस में है, ना सॉलिड में है, ना लिक्विड में है आपका। ठीक है, आपका सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट में नहीं, किसमें, आपका प्लाज्मा में है। यूनिवर्स का कितना पार्ट, आपका 96% पार्ट। ये प्लाज्मा अवस्था होती क्या है, ये एक प्रकार की गैसीय अवस्था है जिसमें आपके एक सॉलिड कंडीशन भी ऐड होती है। ठीक है, तो एक सेमी सॉलिड कंडीशन ऐसा मानते हैं इसे। तो ये हमारी आपकी 4थी अवस्था होती है। यहाँ पे पूछा गया 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बाकी देखो प्लाज्मा यहाँ भी दिया हुआ है। जो 5वीं अवस्था किसको माना जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को माना जाता है। ये वो अवस्था होती है जब किसी भी आपके परमाणु को अगर हम लोग क्या ले जाए, कहाँ तक ले जाए, परम शून्य ताप तक ले जाए। परम शून्य ताप से मतलब कितना है, अगर हम आपका 0 डिग्री केल्विन तक ले जाए। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन लिखा हुआ है, 0 डिग्री केल्विन तक ले जाए, अथवा -273 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए, तो वो जो आपका टेम्परेचर होता है वो हमारा आपका परम शून्य ताप होगा। तो उस समय जब परमाणु को इस टेम्परेचर तक ले जाइए, फिर जो अवस्था होती है उसकी वो क्या कहलाती है, आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। और ये पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, 5वीं अवस्था होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात आती है, नाम में क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। आइंस्टीन को सब जानते हो, उनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक नाम जुड़ा हुआ बोस का, आप सभी के लिए गर्व की बात होगी, हमारे एक भारतीय हुए सत्येंद्र नाथ बोस, कभी इनको जगदीशन बोस मत कर देना। ठीक है, कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने और आइंस्टीन ने आज से लगभग 100 साल पहले ही पदार्थ की 5वीं अवस्था की क्या कर दी थी, व्याख्या कर दी, उसे बता दिया था। तो ऐसे में जो जब इस मैटर को खोजा गया उसे इन दोनों के नाम पर ही क्या बोला गया है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोला गया। आप में से ना जाने कितने सारे विद्यार्थियों को हो सकता है इनके बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन ये बस यही चीजें हैं, हमें अपने बारे में ना सही से पढ़ाया जाता है ना पता होता है। यहाँ पर आपके बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की होती है, 5वीं अवस्था होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हमारे भारतीय कौन थे, आपके करता सत्येंद्र नाथ बोस थे। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी, जब लोगों को आपका वर्ष के कुछ महीने आपका दौरान नौकरी नहीं मिल पाती कहलाती है।
तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो बेरोजगारी होती है वो आपकी प्रचंड बेरोजगारी है, हम इसको बोल सकते हैं मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी। अब यहाँ पे समझो क्या कंडीशन होती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं कृषि की, तो कृषि के उन 3 से 4 माह जो आप किसी भी रबी या खरीफ की किसी भी फसल को बोते हो, आप उतने समय के लिए खेती करोगे। 3 से 4 माह के पास में आपको खेती करना, उससे संबंधित कार्यों को करने का काम होगा। उसके बाद फसल की कटाई के बाद में आपको क्या होगा, 1-2 महीने आपका कोई काम नहीं होगा। फिर से जब तक सीजन नहीं आता तब तक आप क्या करोगे, कोई खेती ऐसा कोई काम नहीं होता है, मृदा खाली पड़ी रहती है, आप खाली रहते हो। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है मौसमी बेरोजगारी रहती है। प्रचंड बेरोजगारी में जैसे क्या होता है, आपका छुपी हुई बेरोजगारी में होता है। आप जैसे सपोज कर लो कि अभी क्या है कि एक खेत है और उस खेत में आपका एक परिवार के 8 लोग काम कर रहे हैं। अगर वहां पर अगर 6 लोग भी काम करें तब भी काम हो जाएगा, 5 काम करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन घर पर 8 लोग हैं तो 8 के 8 काम कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, आपके पास में काम है लेकिन वो आपका ऐसा रोजगार का साधन नहीं है। अगर आप बाहर निकल के जाएंगे तो और काम के मौके मिलते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार की बेरोजगारी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कौन सी हो जाती है, प्रचंड बेरोजगारी या आपकी मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार पढ़ा हुआ हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में ही। और चोल शासक ने किसने बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण कराया। इस बृहदेश्वर मंदिर को याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है राजेश्वर मंदिर। ठीक है, यहाँ पे इस मंदिर का क्या नाम है, राजेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखकर ही आप अपने आप से कर लोगे। राजस्थान नहीं है भैया, ये आपके टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपके राज प्रथम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक कौन हो जाते हैं, राज प्रथम होते हैं। चोल डायनेस्टी के सबसे मेन शासकों में से एक है। ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर बनवाते हैं। देखिएगा, आर्किटेक्ट के मामले में एक बेहतरीन खूबसूरत इमारत है जो बिना किसी नींव के खड़ी है, बिना नींव पे है, आपका पहली बात। दूसरा, इसके शिखर के ऊपर लगभग 70 फीट ऊंचा आपका इसका शिखर है और उस पर भी आपका लगभग माना था 2.5 टन का पत्थर रखा हुआ है एक। अब उस पत्थर को उस समय तक वहां तक पहुंचाना बिना किसी क्रेन के, बिना किसी संसाधन के, अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती या बहुत बड़े विज्ञान की बात रही होगी। वो हमारे यहाँ पर ये सब हुआ है, लेकिन आपको ऐसी सब चीजें बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कौन हो गए, आपके राजराज प्रथम हो गए। इन्होंने क्या किया, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो राजराज प्रथम की बात करते हैं तो इन्होंने आपके क्या किया था, श्रीलंका पर विजय भी हासिल की थी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन श्रीलंका पर अगर बात करते हैं पूर्ण विजय किसने हासिल की, श्रीलंका पर पूर्ण विजय की बात करते हैं तो वो एक आपके इनके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, श्रीलंका पे पूर्ण विजय हासिल की। और ये वही चोल डायनेस्टी थी जो क्या करती है आपके भारत के बाहर, ठीक है, ये भारत के बाहर आपका जो कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस रीजन तक इनका या पूरा इस बंगाल की खाड़ी में इनका क्या था, आपका कब्जा था। ठीक, आपको ये बताया जाएगा भारत पर आके आक्रमण कौन कर गया, किसने भारत पर कब्जा कर लिया, इसने भारत पर अत्याचार किया। लेकिन हम कहाँ तक हुए, भारत के न जाने कितने शासक, कनिष्क ने सिल्क रूट पर अधिकार कर लिया, ललितादित्य मुक्तापीड, इन्होंने मध्य एशिया पर अधिकार किया, न जाने कितने शासकों के हमें उदाहरण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सितार वादक है। सितार वादक की बात करें तो अनुष्का शंकर, किशन महाराज, रहमान खान। ठीक है, यहाँ पर आपके अनुष्का शंकर, ठीक है, ये आपकी बहुत फेमस आपकी ये सितार वादक है और ये अपने सितार वादन के लिए संगीत का प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार भी क्या कर चुकी हैं, जीत चुकी हैं। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर आप नाम से ही देख पा रहे होगे कि आपका जो बिहू त्योहार है, ठीक है, कहाँ पर होता है आपका बिहू त्योहार मनाया जाता है, आपका असम में मनाया जाता है। ऑप्शन देखकर ही कर सकते हो। लोहड़ी की बात करते हैं तो लोहड़ी मुख्यतः आपका पंजाब में मनाया जाता है फसल कटने पर। और पोंगल कहाँ का हो जाता है, आपका तमिलनाडु का। पोंगल के अवसर पर ये आपका जलीकट्टू ऐसा होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फसल त्योहार होने पर कौन सा त्योहार मनाते हैं, असम में आपका माघ बिहू मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं देता है। मतलब जो हमारे गरीब होंगे और कम आय वाले होंगे उनके लिए जो आपका वित्तीय सेवाएं और ऋण होती है वो किस सर्विस क्या कहलाती है, वाणिज्य बंधक, कमर्शियल मॉर्गन, चालान वित्त पोषण, इनवॉइस फाइनेंसिंग, व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस। आप सभी को पता है जो हमारी आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, मतलब बहुत ही आपको सूक्ष्म स्तर पर आपको छोटे छोटे से लोन देना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चालू की गई थी, उसका नाम था स्वनिधि योजना।
ये स्वनिधि योजना कब चालू की गई थी? ये चालू की गई थी मार्च 2020 में। और ये किसके लिए थी? आपके जो छोटे आपके रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी हैं, इनको 10,000 रुपये आपके क्या करने के, लोन देने के लिए। इसको 10,000 से भी बढ़ाते बढ़ाते अभी कितना कर दिया गया है? 50,000 कर दिया गया है। और इस सेवा का विस्तार अभी कब तक के लिए? अभी इस साल बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2024 तक का। तो छोटे स्तर पर आपका फाइनेंस की हेल्प देना, लोन देना, वो आपकी सुविधा क्या कहलाती है? आपकी माइक्रो फाइनेंस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, ठीक है। तो 2011 की आपके अनुमानित प्रजनन दर पूछ रहा है, तो वो कितनी थी? 2.1 to 2.9 थी। अभी हमारे यहाँ की जो प्रजनन दर है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन बावजूद हमारी प्रजनन दर के डिक्रीज होने के हम लोग आपके आबादी में बढ़ते जा रहे हैं। और वर्ल्ड लेवल पे एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपके चाइना को पास कर चुके हैं, आपके आगे निकल चुके हैं चाइना से। लेकिन अभी हमारी जब तक सेंसस नहीं होती तब तक हम आपके खुद को तो अभी आपके विश्व में दूसरे नंबर पर ही मानेंगे जनसंख्या में। लेकिन में से किस व्यक्ति ने 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता? तो 2021 के पैरालंपिक खेलों में अगर हम देख लें तो यहाँ पर आपके मीराबाई चानू को छोड़ दीजिए, तो बाकी तीनों के तीनों हमारे आपके पैरालंपिक खेलों से संबंधित है। यहाँ पर आपकी बात हो रही है किसकी? आपके अवनी लेखरा की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अवनी लेखरा है, इन्होंने 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता। अवनी लेखरा हमारी अभी क्या है? ये बिलोंग करती है किससे? शूटिंग से बिलोंग करती है, निशानेबाजी से है। और ये अभी चर्चा में रही थी बहुत ज्यादा। क्यों रही थी? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, निशानेबाजी में जो टोक्यो के पैरा ओलंपिक हुए थे, उन टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर की आपकी स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 50 मीटर की स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो इस मामले में हमारी आपकी ये खास हो जाती है, जो एक ही आपके ओलंपिक में 2 पदक जीतते हैं। कौन? आपके अवनी लेखरा जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक खास हो जाती है। इन्हीं को इनकी उपलब्धियों के लिए 2021 में आपका जो अभी के समय क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो दिया गया था, ठीक है। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, किसको? अवनी लेखरा जी को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो सबको पता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश अगर कहें तो वाराणसी के पास में एक स्थान आपका सारनाथ, यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। कुशीनगर में क्या होता है? इनको आपकी मृत्यु होती है, यहीं पे इनको आपकी निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो जाएगी? आपकी बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, तपस्या के 8वें दिन। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको सबको पता है मोहिनीअट्टम कहाँ का? आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यहाँ पर आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाता है? मोहिनीअट्टम हो जाता है। और तमिलनाडु का हमारा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, ये सारे आपके नृत्य जो भी है आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे आपके 8 वो, और बाकी इसके अलावा जो स्टेट के आपके नृत्य होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, हेल्पफुल रही होगी, पढ़ा होगा आपने। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।